दुनिया में कुछ ऐसी खतरनाक चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं और बुरे कामों के लिए भी। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसका यूज आप अच्छे कामों के लिए यानी सिविलियन पर्पस के लिए कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप इलेक्ट्रिसिटी इजीली बना सकते हो। लेकिन वही इसी टेक्नोलॉजी का यूज आप न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए कर सकते हो, जिसका यूज दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए होगा। तो एक सिविलियन यूज है, एक मिलिट्री यूज है। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिनके ऐसे दोनों यूज हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ड्यूअल यूज गुड्स एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज। अब ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कोई भी चीज अगर गलत पर्सन के हाथ में लगे, किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए, तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और ये बात पूरी दुनिया को पता है। इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए। अब रिसेंटली, क्योंकि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसमें रशिया एक साइड है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा यूरोपियन यूनियन और आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, स्पेसिफिकली यूएसए, ये लोग खड़े हैं। और यूएसए और यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है कि रशिया को कोई ऐसे ड्यूअल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजीज ना बेचे। अब इसी बीच नाम आ गया एक इंडियन कंपनी का। कहा जा रहा था कि एक इंडियन कंपनी रशिया के साथ डील कर रही है और ऐसी चीजें बेच भी रही है। इस वजह से गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है, उनके ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया। तो आज के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है क्या सही में ऐसा हो रहा है। अब ऐसे जो ड्यूअल यूज गुड्स होते हैं, ये मैंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो एक एग्जांपल दिया आपकी यूरेनियम का, जो दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हो। जैसे कि क्लोरीन का यूज आप वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए कर सकते हो। ये सिविलियन यूज हो गया। दूसरा होता है आप क्लोरीन गैस का यूज कर सकते हो एज अ बॉम्ब। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने काफी सुना था कि केमिकल वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, जिसमें क्लोरीन गैस काफी आगे था। दूसरा आप यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप आजकल देखते हो मोबाइल फोन में भी आने लगा है कि कैमरा रिकॉग्नाइज कर सकता है आपके फेस को। अब ये फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एआई का यूज करके आपने जो बनाया, वैसे तो नॉर्मल यूज अच्छा है, लेकिन उसी का चाइना में हम देख रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है लोगों के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। तो लोगों की प्राइवेसी का क्या, उनके कोई राइट्स नहीं है क्या? मिसयूज हो रहा है। फिर आप देखो वैक्सीन्स वगैरह, जहां पर आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो, वैक्सीन्स डेवलप करके आप अपने आप को दूसरे डिसीजेस से बचा लेते हो। जैसे कोरोना के लिए आपने वैक्सीन बनाई, लेकिन ऐसी ही बायोटेक्नोलॉजी का यूज बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी किया जाता है। कई बार कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो आया था, वो आया नहीं, एक्चुअली चाइना ने जानबूझकर भेजा था। अब ये कॉन्स्पिरेसी थियरी कितनी सही है हमें नहीं पता, लेकिन इसका टेररिस्ट यूज कर सकते हैं, ये भी बात समझ आती है। फिर ड्रोन्स के बारे में तो हमने बार बार सुना है। ड्रोन्स तो नॉर्मली आप फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हो, वीडियोस बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन मिलिट्री वाले लोग भी इसे यूज करते हैं। और कई बार तो हमने न्यूज में सुना कि ड्रोन्स का यूज टेररिस्ट को आपकी जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके दूसरी जगह भेजने के लिए यूज किया जा रहा है। फिर आप देखो सैटेलाइट हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसी सैटेलाइट का यूज आप पर सर्वेलेंस के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिका ऑलरेडी करता भी है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ड्यूअल यूज गुड्स हैं, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इस केस में इस चीज को जब भी रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी बाय एनी गवर्नमेंट, उनको कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी। जैसे पहला तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का एक्चुअली एंड में क्या यूज होने वाला है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपके काम की है। तो जैसे अगर सिलिकॉन आप ले लो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो, सिलिकॉन तो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में लगता है, पर इस सिलिकॉन का यूज आपके वेपन्स बनाने में भी हो सकता है। तो कहां पर यूज हो रहा है इसका पता कैसे लगाओगे? बहुत मुश्किल है। फिर आपने अगर इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लॉज अपने कंट्री में बना लिए, तो आप देखो
ऐसी चीजों का नॉर्मल यूज भी है। तो जो नॉर्मल बिजनेसमैन है जिसको इसका यूज है, उसको इस कॉम्प्लिकेटेड आपके लॉज से गुजरना होगा। और इस वजह से जो आपके कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी जो बिजनेस करने के लिए जो इकोसिस्टम बनना चाहिए, वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। और हर बिजनेसमैन की तरफ गवर्नमेंट एक सस्पिशन से देखेगी कि कहीं ना कहीं ये गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, तो कैसे आपके यहां बिजनेसेस आगे जाएंगी। फिर बात आ जाती है टेक्नोलॉजी की। आपने एक चीज, कोई एक टेक्नोलॉजी पे आपने पाबंदी लगाई, रेगुलेशन लगाया, नया लॉ लेके आए, इंटरनेशनली ट्रीटी करी, सब किया, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी जैसी है वैसी रहती है? हम देखते हैं हर 5-10 सालों में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वो आगे के लेवल पे पहुंच जाती है। तो ये जो चेंजेस है उसके साथ साथ आपके लॉज भी चेंज होने चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। फिर आप देख लो जो ग्लोबल सप्लाई चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन मतलब आप देख लो कोई चीज बनती चाइना में है, फिर उसकी असेंबली इंडिया में हो रही है, वो बेची जा रही कहीं और। तो अगर कोई प्रोडक्ट इस तरीके से घूम फिर के जा रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंचा और उसका एंड में क्या यूज हुआ है? सो वेरी डिफिकल्ट। हालांकि फिर भी दुनिया की गवर्नमेंट्स साथ में आकर उन्होंने कोशिश करी है ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल लाने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1970 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी। ये स्पेसिफिकली जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रहा था। हुआ ये कि 5 कंट्रीज के पास इस टाइम पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने डेवलप कर रखे थे। इन्होंने तय किया कि हमारे बाद अब और कोई इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप नहीं करेगा, सिर्फ हमारे पास रहेगा। तो इन्होंने इस प्रोलिफरेशन की प्रोसेस को रोक दिया। साथ साथ ये भी कहा कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है वो भी कोशिश करेंगे कि उससे खत्म कर दे, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन हो ही नहीं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये हुआ नहीं। तीसरा इन्होंने कहा अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करनी ही है तो आप पीसफुल पर्पस के लिए करो, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए यूज करो, वेपन्स नहीं बनाने हैं। तो अच्छी ट्रीटी लग रही है, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर रही है, क्योंकि जो 5 कंट्रीज के पास ये था उनके पास तो जैसा का वैसा रखा है, बाकियों को रोक दिया। तो इंडिया जैसी कंट्री ने कभी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। इसके बाद दूसरी ट्रीटी होती है 1975 में, जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो एक ग्रुप फॉर्म किया। इन्होंने कहा कि जिन्होंने ये जो एनपीटी है वो साइन की है वही इसी का हिस्सा बन सकते हैं। और इस ग्रुप में वो लोग हैं जिनको हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी चीज, यूरेनियम वगैरह, वो बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसका हिस्सा नहीं है उनको ये चीजें नहीं मिलेगी। तो इंडिया ना इसका मेंबर है ना इसका मेंबर है। इसके बाद 1985 में हम देखते हैं आपका बना ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना था, कुछ उसी तरीके का ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, लेकिन न्यूक्लियर के लिए नहीं। ये बना है आपके केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के लिए। तो उसके रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे, वो सारा काम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप करता है। इसका इंडिया मेंबर है। इसके बाद 1987 में बना है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। तो जो भी मिसाइल्स होते हैं, हम देख रहे हैं मिसाइल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सबने सोचा कि हम मिसाइल्स को कंट्रोल करेंगे। तो मिसाइल ज्यादा बड़े नहीं, नंबर्स और कितना कम कर सकते हैं, उस पर ये ग्रुप काम कर रहा है और इंडिया इसका भी मेंबर है। उसके बाद 1996 में वासेनार अरेंजमेंट। अब ये वासेनार अरेंजमेंट स्पेसिफिकली कहता है कि जो भी नॉर्मल वेपन्स आप सबके पास है, नॉर्मल बंदूकें, टैंक, जो भी कन्वेंशनल वेपन्स है, हम उसको भी अब कंट्रोल करेंगे। वो भी किसी भी कंट्री को ऐसे बेचा नहीं जाना चाहिए, जितना हो सकता है कम करेंगे। और साथ साथ जो आपके ड्यूल यूज गुड्स एंड ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भी वासेनार अरेंजमेंट में कंट्रोल करने की बात की गई। इतना सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया। साथ साथ इंडिया ने ये सब तो किया, इन तीनों का इंडिया हिस्सा है ही। साथ साथ हमने डोमेस्टिकली कहा है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज की, जिसको कहा जाता है स्कॉमेट लिस्ट। स्कॉमेट का मतलब होता है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज। तो ये लिस्ट है जो हमारी सरकार निकालती है। इस लिस्ट में जो भी आइटम होगा, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, उसको अगर आपको यूज करना है, एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से स्पेसिफिक लाइसेंस लेना होगा। तो ये एक अच्छी बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करना जरूरी है, ये बात सभी समझते हैं, पर एक बैलेंस्ड अप्रोच सरकार को लानी पड़ेगी और जो भी चैलेंजेस है उनको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा।
So this is all about dual use goods and technologies. इंडिया में पोवर्टी एक मेजर कंसर्न है। पोवर्टी को एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर भी कंसिडर किया जाता है कि ये एक स्टेटस बताता है कि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बेस्ड अपॉन द डेटा ऑफ पोवर्टी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है या सबसे ट्रस्टेड टूल टू मेजर पोवर्टी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि एक ह्यूमन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना करता है वो उसके पोवर्टी लेवल पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे हमने हमारी एक प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मेरा परचेजिंग पावर मेरी इनकम पे डिपेंड करेगा, एंड मेरा जितना परचेजिंग पावर होगा उतनी मार्केट में डिमांड आएगी और फिर जीडीपी बढ़ेगा, और देन all the cycle will keep on repeating. So in today's video we will be discussing कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डेटा रिलीज किया है, दैट इज ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, कि मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा। उसके बेस पे ये डेटा आया है कि आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लेस देन 5% आर अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि 140 करोड़ की जनता में से 5% से भी कम लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में। सो दिस इज अ गुड न्यूज। ये सर्वे होता है हर 5 साल में एक बार। लास्ट सर्वे हुआ था 2011-12 में, फिर एक सर्वे हुआ 2017-18 में, जिसका डेटा क्वालिटी पे कई सारे सवाल उठे थे। फिर कोविड आ गया तो वापस ये सर्वे नहीं हो पाया, एंड देन ये अब जब चुनाव आने वाला है तो वापस ये सर्वे आया जिसमें अंदर ये बताया है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो डिक्रीज हो गई है। पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन दैट हैज डिक्रीज। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन, जहां पे हम चीजें डिस्कस करेंगे। लाइक विल स्टार्ट बाय डिस्कसिंग व्हाट इज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। एज वी डिस्कस कि ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। अब इसके अंदर दोनों ही रूरल और अर्बन हाउस होल्ड को कंसिडर किया जाता है कि इनका एक्सपेंडिचर किस तरीके से कितना रहेगा। एंड इसके अंदर जो मेजर चीज देखी जाती है दैट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि एक मंथ में मेरा कितना एक्सपेंडिचर होता है उसका डेटा बनाया जाता है। अब ये डेटा बनाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द बास्केट ऑफ गुड्स, की कुछ बास्केट ऑफ गुड्स बनाए जाते हैं जिसके बेसिस पे ये एज्यूम किया जाता है कि ये हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये फूड आइटम्स में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई भी सर्विस में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है। सो अब जो मेन चीज है टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्वे, कि ये सर्वे रिलीज करने का सिग्निफिकेंस क्या है। सो द फोरमोस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द डिमांड डायनामिक्स, कि एक इकोनॉमी में जब ऐसे इंडिया जैसी बात करते हैं जहां पे हमने एक पिरामिड डिस्कस किया था, जहां पे बोला था द बेस ऑफ वर्कर क्लास इज हायर दैज कंपेयर टू द अदर टू क्लासेस, यानी कि इंडिया में जो लो क्लास है उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है। तो ये जब चीजों की डिमांड करती है, यानी कि समझ लो 140 करोड़ की जनता का 60% पॉपुलेशन डिमांड करता है, तो वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब उसका डायनेमिक्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्या टाइप की गुड्स को डिमांड कर रहा है, ताकि फ्यूचर में हम उसकी स्कैरसिटी फेस ना करें, कि किस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या टाइप के गुड्स की हमारी डिमांड हो रही है, किस तरीके से ये चेंज हो रही है। सो दैट इज द डिमांड डायनेमिक्स। नाउ सेकंड इसकी ये एक ग्रोथ ट्रेंड बताता है। ग्रोथ ट्रेंड का मतलब ये है कि क्या टाइप की गुड्स की डिमांड पिछले महीने हो रही थी या पिछले साल हो रही थी, अब क्या टाइप की गुड्स की डिमांड हो रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड आ रही है, अब इसमें भी वेरी कर रहा है कि 2 व्हीलर्स की डिमांड कम हो रही है, 4 व्हीलर्स की डिमांड ज्यादा आ रही है। यानी कि इकोनॉमी में पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसे वालों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। सो दिस इज अ ग्रोथ ट्रेंड, ये ग्रोथ ट्रेंड बता रहा है कि किस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं। सो दिस इज नॉन एज जॉबलेस ग्रोथ जो इंडिया एट प्रेजेंट फेस कर रहा है। सो दिस इज द ग्रोथ ट्रेंड। नाउ अनदर इज कि ये फोरकास्टिंग टूल हो रहा है। फोरकास्टिंग टूल जैसे एज वी डिस्कस की ये बताता है कि हमें फ्यूचर में क्या टाइप के गुड्स को प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्या टाइप के गुड्स का हमें रिसोर्स बनाना पड़ेगा, ताकि जब डिमांड आएगी तो हम
इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसको टाइमली सप्लाई कर पाएंगे। एंड अनदर थिंग इज कि ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। नाउ इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे होता है कि जैसे इकोनॉमी में जब डिमांड का डायनामिक पता चलता है तो वो पता चलता है कि हाँ ठीक है ये टाइप की डिमांड आ रही है तो वो टाइप के गुड का प्रोडक्शन आएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा एंड देन वहां से जीडीपी का अगर जब इंडिकेटर पता चल जाता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चल जाएगा एंड देन अल्टीमेटली डेवलपमेंट का एज एन इंडिकेटर पता चल जाएगा कि भाई इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। नाउ अनदर थिंग टू नोट ओवर हियर कि यहां पे बोला है कि पोवर्टी हैज बीन डिक्रीज्ड। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन फॉर द डिक्रीज इन पोवर्टी? सो पहला चीज ये बताया गया कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बोथ फॉर अर्बन एंड फॉर रूरल हैज बीन इंक्रीज्ड। बट ये बताया गया कि रूरल एरिया में ये ज्यादा इंक्रीज हुआ है ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक और चीज ये बताई गई है कि जो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है दिस हैज आल्सो इंक्रीज्ड इन रूरल एरिया मोर एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। बट एक और डिफरेंस ये बताया है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन फूड ये रूरल एरियाज में ज्यादा है बट अर्बन एरिया में एक्सपेंडिचर और नॉन फूड आइटम वो काफी ज्यादा है। यानी कि अर्बन एरिया में फूड के अलावा लोग बाकी चीजों पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जबकि रूरल एरिया में फूड इज द मेजर एक्सपेंडिचर जो वो कर रहे हैं। यानी कि रोटी कपड़ा यही सारी चीजों पे ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो दिस इज वाज द आउटकम ऑफ दिस डेटा। देन अनदर थिंग जो बताई गई है कि रीजनल डिस्पैरिटीज काफी बढ़ गई है। यानी कि सिक्किम ऑन द वन हैंड उसका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है एंड ऑन द अदर हैंड जो छत्तीसगढ़ है उसका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर काफी कम है। इसके अलावा जो मेजर चीज बताई गई है कि जो रूरल एरिया है उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है। अब आपने कोविड-19 में एक मेजर चीज ऑब्जर्व की होगी जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट करी गई है कि रूरल डिमांड वाज द एनिमल स्पिरिट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द कोविड-19 कि इकोनॉमी को रूरल डिमांड ही रन कर रही थी। अब इसके कई सारी थियरीज आई है, कई सारे रीजंस बताए गए। पहला ये बताया गया कि सारे लेबर जो अर्बन एरिया में थे ड्यूरिंग लॉकडाउन सब रूरल एरियाज में चले गए एंड वहां पे वो बेसिक गुड्स की डिमांड मेंटेन रहे यानी कि रोटी कपड़ा की डिमांड उन्होंने कंटिन्यू रखी। वेरेज अर्बन एरियाज में ये सारी चीजों की डिमांड नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ये लोग रिजर्व में रख के रखते हैं अपना फूड। ओके, so these are the major differences but the point is कि rural income is not we are not saying कि वो declining हो रही है या stagnant हो रही है but it is keep on increasing and यही एक animal spirit अभी at present Indian economy में है जो हमारी demand को boost कर रहा है, right? So that was it from today's video. In the coming video we'll be discussing more such kind of topics. Till then stay safe and study well. Thank you. एक रीजन में जब एक नेचुरल कैलेमिटी होती है, फॉर एग्जांपल कि एक थंडरस्टॉर्म आ गया है या फिर कुछ साइक्लोन आ गया या कोई टॉर्नेडो आ गया, अब यहाँ से कोई भी नेचुरल कैलेमिटी का सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है वो आता है सप्लाई चेन मैकेनिज्म पे। ना फॉर एन एग्जांपल कि एक रीजन है जहाँ पे एक साइक्लोन आया, अब साइक्लोन से रोड्स वगैरह सब डैमेजेस हो गई और उसके चलते कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच नहीं पा रही है। तो इससे क्या होगा कि जो ए से बी पे पहुंच नहीं पा रही है और बी पे एक स्कैरसिटी डेवलप हो गई है, तो उस समय जिसके पास वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी वो मार्केट को रूल करता है और उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट है, लेट्स से एक पानी की बॉटल है, एक पानी की बॉटल का जनरल प्राइस है 20 रुपीज़, बट जब स्कैरसिटी हुई तो वो प्रोड्यूसर या वो ट्रेडर ने उसका फ़ायदा उठाया और बोला कि ये बॉटल अब बिकेगी 100 रुपीज़ में बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी। लोग पानी पियेंगे ही भले वो 20 रुपए का हो या 100 रुपए का हो। सो ये सारी सिचुएशन जब आती है ये अनसर्टेन सिचुएशंस है जिसपे एक इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि ये इन्फ्लेशन ही नहीं हाइपर इन्फ्लेशन है। अब जो हमने एग्जाम्पल दिया वो काफ़ी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है बट इन जनरल ये चीज़ होती है जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो वहाँ पे एक कंपनी को अनएक्सपेक्टेड गेन होता है। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे कि जब एक अनएक्सपेक्टेड गेन होगा तो उस पर गवर्नमेंट कुछ टैक्स मैकेनिज्म लगा सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो में विल स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन बाय फर्स्ट डिस्कसिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडफॉल टैक्स। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जब कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिससे एक कंपनी की अनएक्सपेक्टेड गेन होती है
तो वहां पे गवर्नमेंट कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड गेन पे एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए एंड उस पे एक टैक्स होना चाहिए, दैट इज नोन एज विंडफॉल टैक्स, और इसको एक स्पेशल टैक्स से भी कंसिडर किया जाता है। ये कब लगाया जाता है? जब वो कंपनी का एक सडन प्रॉफिट मार्जिन आता है। हालांकि ये काफी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बट स्टिल ये एक काफी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, या कह सकते हैं कि एक हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है जिसपे लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि जब आप ये तरीके का गेन करते हो तो हम उस पर एक टैक्स लगाएंगे, दैट इज विंडफॉल टैक्स, एंड वो जो मनी आई है, वो जो टैक्स इनकम है, उसका हम यूज करेंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कि बाकी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हम उसका एक यूटिलाइजेशन करेंगे। सो दिस टर्म इज नोन एज विंडफॉल टैक्स। अब ये कब होता है? जब एक विंडफॉल प्रॉफिट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक अनएक्सपेक्टेड इनकम आ गई है। अब जैसे हमने देखा कि एक साइक्लोन आ गया, तो साइक्लोन से सप्लाई चेन मैकेनिज्म बिगड़ गया, एंड जो प्रोडक्ट और कमोडिटी की सप्लाई नहीं हो रही थी तो उसकी डिमांड बढ़ती गई, बट वो स्कैरसिटी में आ गया। सो दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जहां पे उसका एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो एक कैपिटलाइज करता है उसको, राइट। एंड द पॉइंट इज दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ट्रेडर। कि एक डिफरेंस समझना कि रेगुलर कैप्स कैसा होता है कि दो तरीके से ये चीज होती है। एक जब होता है कि कोई पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करते हैं, जो गुड्स की स्टॉक होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स है या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनका एक स्टॉक रखते हैं प्राइवेट ट्रेडर्स। तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि वो इंटेंशनली वो गुड्स को मार्केट में रिलीज नहीं करते, यानी कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है कि जब एक मार्केट में गुड की सप्लाई नहीं होगी, डिमांड तो उतनी है, तो प्राइस बढ़ जाएगी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई, तो प्राइस बढ़ जाएगी, एंड देन सप्लाई इज मोर देन इट्स डिमांड, तो प्राइस कम हो जाएगी। तो वही चीज है, बट यहाँ पे ऐसा है कि दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी प्राइवेट ट्रेडर। यहाँ पे वो साइक्लोन हो रहा है या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया है, तो वहां पे जो गेन होता है दैट इज नोन एज द विंडफॉल प्रॉफिट। अब इसके कॉजेज हमने देखे कि दो ही तरीके के कॉज होते हैं, एक तो हो सकता है नेचुरल और एक हो सकता है मैन मेड। तो ये दोनों तरीके के कॉज का एक इंपैक्ट रहता है। नेचुरल यानी जैसे हमने कहा कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, मैन मेड में हमने देखा कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए या फिर कोई और टाइप के इश्यू हो गए, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया या एक्सेट्रा चीजें रह गई। अगर इसमें हम आगे समझते हैं कि व्हाट इज द आइडिया और द रैशनल बिहाइंड विंडफॉल टैक्स, कि गवर्नमेंट ये चीज क्यों इंप्लीमेंट करता है। तो फर्स्ट इज कि जो भी टैक्स गेन हुआ है गवर्नमेंट के साइड से, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा एज अ सोशल वेलफेयर में। क्योंकि आपने जब हमने हमारी पहली क्लास में समझा था, जहां पे हमने ये चीज समझी थी कि इंडियन इकोनॉमी में है ना, जब कोविड आया तो जो भी ग्रोथ मेजर की जा रही है वो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड से की जा रही है, कि भाई हमारी इकोनॉमी पहले नीचे गई, फिर कोविड के आने के बाद वापस इकोनॉमी रिकवरी में आई। सो दैट इज वी शेप रिकवरी। बट पॉइंट है कि इंडिया में जो रिकवरी हुई है ना, वो के शेप रिकवरी से हुआ है, कि एक सेक्शन ऊपर जा रहा है और एक सेक्शन नीचे जा रहा है। तो वही चीज हो रही है कि यहाँ पे जो मेन गेन हो रहा है वो रिच क्लास को ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पुअर क्लास तो ये टाइप के अनएक्सपेक्टेड गेन ले ही नहीं पा रहा है। जो रिच क्लास है वही इस तरीके के गेन ले पा रहा है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट कि ये टाइप का टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। ये टाइप के प्रॉफिट पे एक टैक्स लगना चाहिए और ये टैक्स के चलते वो पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा फॉर लेट्स से सोशल वेलफेयर के लिए। एंड अनदर थिंग कि गवर्नमेंट अपना एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू कंसीडर कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है, कोई भी एक्सपेंडिचर लाना है, बट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेन वो गवर्नमेंट उस पर इंप्लीमेंटेशन कर नहीं पा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के माइंड में क्या होती है एक चीज कि भाई ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। डेफिसिट का मतलब ये होता है व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इट्स इनकम। हालांकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में दिस इज अ गुड सिनेरियो, बट अंडर अ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है फिस्कल डेफिसिट का। नाउ फिस्कल डेफिसिट में ऐसा है कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, सो लेट्स से वो यहाँ पे 5% रखा गया है, तो ये मानना होता है कि जब एक इकोनॉमी है वहां पे सरकार की गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स इनकम। क्योंकि जब स्पेंडिंग ज्यादा है, यानी कि जब गवर्नमेंट सरकार जब खर्चा करती है तो क्या टाइप की प्रोजेक्ट्स पे वो खर्चा करती है, या तो वो वेलफेयर बढ़ा रही है या फिर इकोनॉमी में वो कैपिटल बढ़ा रही है, यानी कोई एसेट बना रही है। तो जब ये टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आता है या फिर रोजगार आता है या फिर उनकी बेसिक नेसेसिटीज फिल होती है, हेल्थ या एजुकेशन पे रहता है। सो हेंस ये टाइप का डेफिसिट इज अ हेल्दी डेफिसिट, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 6%। तो कहने का मतलब यही है कि जब ये तरीके की इनकम होगी तो ट्रेड डेफिसिट जैसे जो इशू है वो क्लेरिफाई हो पाएंगे। However, there are certain arguments which are against the windfall tax कि ये टाइप का टैक्स नहीं लगाना चाहिए। The foremost is कि जब कोई भी प्राइवेट फर्म इन्वेस्ट करती है ये कंट्री में और जब उसको अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, यानी कि विंडफॉल प्रॉफिट हो गया, तो उस पर जो विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है दैट इज हायर रेट का टैक्स होगा, तो वो उसके इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा कि वो फ्यूचर में उसको री इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इशू रहेगा। सेकंड चीज ये है
कि बहुत सारी कंट्री में ना ये एक पॉलिटिकल नेचर का हो गया। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जर्मनी ने बोला था कि वो विंडफॉल टैक्स लगाएगा ऑन कंपनीज दैट आर मेकिंग अनएक्सपेक्टेड गेन जस्ट टू गेन द वोट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया ना कि जो के शेप रिकवरी की बात हुई है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई रिच से लेके पुअर को देना चाह रहा है, बट यहाँ पे ये टाइप का कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल नेचर भी बन चुका है। सो दिस इज द आर्गुमेंट अगेंस्ट इट। और मेजर चीज है कि ये लार्ज कंपनीज को ही टारगेट करते हैं। अब जब लार्ज कंपनीज को टारगेट किया जाता है, जो मेजर इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है कंट्री में, तो वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। Hence, this is the arguments that are against for windfall tax. So that is it from today's video. In the coming video, we'll be discussing more such kind of topic. Till then, stay safe and study well. Thank you. आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी का एक स्टांस लिया था कोविड-19 में, दैट इज इन 2020, कि अब से हम आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे। तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, जबकि प्राइमरी और सर्विस सेक्टर में भी ये चीज़ मीन करती है। तो एज ऑफ नाउ हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर फोकस करते, तो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ समझी थी कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जहाँ पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग और एग्रीकल्चर, एंड ये फार्मर्स में से 80% फार्मर्स आर डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। तो अगर वो चीज़ में हम समझते हैं कि इंडिया का एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, तो हम ये देख रहे हैं कि जो फार्मर्स है दे आर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स जो काफी ज्यादा यील्ड दे पा रहा है, यानी कि जिसका प्रोडक्शन या उत्पादन काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल राइस, बट एक इशू ये है कि राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड इंडिया में हर फार्मर के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। एंड सेकेंड इशू इज दैट कि जब एक सॉइल पे आप क्रॉप रोटेशन नहीं करोगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती जाएगी, उसका न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, एंड एट द एंड वो इनफर्टाइल हो जाएगी, एंड देन सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पल्सेस प्रोडक्शन, कि पल्सेस कल्टीवेशन भी एक मेजर एरिया होना चाहिए इन इंडिया, राइट। सो इसी के लिए हम आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया, पल्सेस का सिग्निफिकेंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड हम इसमें सेल्फ सफिशिएंसी कब तक पहुंच पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन बाय अंडरस्टैंडिंग द पल्सेस प्रोडक्शन। इट इज अ दैट काइंड ऑफ क्रॉप जिसके ऊपर वेजिटेरियंस आर सो मच डिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी ज्यादा है, प्रोटीन वैल्यू काफी ज्यादा है। बट इंडिया की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज इंपोर्टर ऑफ पल्स इन इंडिया, यानी कि वो प्रोड्यूस भी कर रहा है सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी हो रहा है, एंड सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर रहा है। सो इंपोर्ट इज अ क्वाइट इशू फॉर इंडिया। अगर इसका क्रॉपिंग सीजन देखें तो ये मेजरली रबी सीजन में होता है, दैट मींस ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियन पल्सेस प्रोडक्शन इज इन और ड्यूरिंग रबी सीजन। जो रेस्ट होता है वो है खरीफ और ज़ैद सीजन में रहता है। और अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन देखिए कि टोटल एरिया है कितना इंडिया जिसमें ये कल्टीवेट होता है, सो दैट इज ऑलमोस्ट 20%। एंड गवर्नमेंट को इसको इंक्रीज करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। फॉर एग्जांपल दो मेजर इनिशिएटिव है, फर्स्ट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सेकंड इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एंड उसी के अकॉर्डिंगली इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एंड एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश इज द स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर दैट राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड एक्सेट्रा। From prelim point of view, you need to go through like first 5 कि हाँ ठीक है इस पे रहता है, and there are high chances कि pulses पे question आए because government of India is promoting pulses not just at the domestic level but also at the global level. So अगर हम ये चीज पे फोकस करें कि इंडिया इस पे सेल्फ सफिशिएंट कब तक हो पाएगा, ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हम 2027 तक इस पे सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे, और यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है फॉर दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन का अगर हम दो चीज में देखते हैं, 2 ईयर्स अगर कंपेयर कर रहे हैं 2014 और 2024,
तो 2014 में ऑलमोस्ट था ये 17 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होता था, जो अब बढ़ के हो गया 29.5 मिलियन टन्स. सो दैट मीन्स वी हैव इंक्रीज्ड आवर प्रोडक्शन. Right. Apart from this, Government of India is part of Global Pulses Confederations, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज बोली है कि हम 2027 तक सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे, जहां से सारे स्टेक होल्डर्स इसका पार्ट है. वेरियस इनिशिएटिव्स दे शेयर, इफ रिक्वायर्ड फंड दे आल्सो शेयर. एंड दे हैव सेड दैट जो डिफिशियंसी हो रही है हमारी एक मेजर पल्सेस में, दैट इज ब्लैक ग्राम, वी आर फोकसिंग ऑन दैट कि हम इसको जल्द से जल्द रिड्यूस कर पाए. एंड जो फोर्थ चीज है जिसके थ्रू सेल्फ सफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है, दैट इज द पोर्टल, कि जो तूर दाल है उसके लिए एक स्पेशल पोर्टल, डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया है कि ये पोर्टल से फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस मिलेगा. अगर प्राइस मिलेगा तो वो प्रोडक्शन हर साल करेगा, यानी कि क्रॉप रोटेशन उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करेगा. नाउ अगर हम पल्सेस का सिग्निफिकेंस समझते हैं, दैट व्हाई इज इट सो सिग्निफिकेंट इन इंडिया. सो द फर्स्ट थिंग, जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज द न्यूट्रिशन, कि जो वेजिटेरियंस, नॉट जस्ट वेजिटेरियंस, इनफैक्ट जो नॉन वेजिटेरियंस भी है वो भी पल्सेस का काफी ज्यादा यूज करते हैं या काफी ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है. सेकेंड थिंग इज दी सॉइल एनरिचमेंट. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में ये चीज डिस्कस करी कि इंडिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज अ कंसर्न, कि फार्मर्स जो है वो क्रॉप में डाइवर्सिटी नहीं ला पा रहे हैं. सो ये डाइवर्सिटी लाने के लिए पल्सेस टाइप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना जरूरी है. एंड पल्सेस की एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो सॉइल के अंदर होता है उसको और ज्यादा प्रमोट करता है. सो जितना ज्यादा सॉइल में नाइट्रोजन होगा उतना कम फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा एंड उतना प्योर एक क्रॉप कल्टीवेट होगा. नॉट जस्ट अबाउट पल्सेस, बट इसके बाद जो क्रॉप रोटेशन होता है, इसके बाद वाला क्रॉप भी अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन कंटेंट रहेगा, तो उसके अंदर फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़ेगा. थर्ड इज द क्लाइमेट रेजिलिएंट, कि ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, कि यहाँ पे ये दिस इज नॉट वाटर इंटेंसिव क्रॉप, कि इसको इतना ज्यादा पानी देने की जरूरत है नहीं. सो इंडिया की अगर माने, जहां पे 80% ऑफ फार्मर्स आर डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून, सो अगर जो रवि सीजन होता है, सो रवि सीजन में रादर देन फोकसिंग जस्ट अपॉन जस्ट व्हीट और राइस, अगर एक क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, सो farmers should focus on such kind of crop. These are not water intensive. And another is, जैसे मैंने कहा कि क्रॉप रोटेशन को ये और ज्यादा प्रमोट करेगा, जिससे सॉइल की हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी. नाउ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अदर देन दैट पीएम आशा स्कीम जो स्पेसिफिकली पल्सेस के लिए है, एंड ये पोर्टल जो तुर दाल के लिए है, कि इस तरीके से इसका प्रमोशन करना है. नाउ लास्ट थिंग इज कि ग्लोबल पल्सेस कन्फेडरेशन जो हुआ था, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सभी सेगमेंट्स को कवर किया जाता है, कि जो जो सेगमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू पल्सेस प्रोडक्शन उन सबको ये कवर किया जाएगा. एंड अनदर थिंग कि इट इंक्लूड्स एवरीवन, कि रिसर्चर है, प्रोड्यूसर है, जो भी स्टेक होल्डर्स है इसके इन एंड अराउंड, उन सब को इसके अंदर इंक्लूजन किया जाता है, कि सबका एक से होना चाहिए दैट हाउ टू इंप्रूव द पल्सेस प्रोडक्शन. देन अपार्ट फ्रॉम दिस इट कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट 24 नेशनल एसोसिएशंस, जो भी कंट्री है अराउंड 24 कंट्री के नेशनल एसोसिएशंस इसका पार्ट है, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन दुबई, राइट. So from that point of view, we can say that okay, that we are working to increase our pulses production. So that was it from our today's video. In the coming video, we'll be discussing more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you. आपने राज्यसभा इलेक्शन के बारे में सुना होगा कि टोटल 56 सीट्स पर इलेक्शन होना था, जिसमें से हमने नोटिस किया सिर्फ 15 सीट्स ऐसी थी जहां पर रियल में कंपटीशन था अलग अलग पार्टीज के बीच में कि कौन जीतेगा, और जो बाकी की सीट्स हैं वहां पर पहले से पता था कि कौन सी पार्टी का लीडर आना है, तो वहां पर कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, तो रियल कंपटीशन है भी नहीं. और ये जो 15 सीट्स हैं ये है आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश, इन 3 स्टेट से, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, ऐसा हमने देखा है. अब पहली बात, राज्यसभा है क्या
और इस राज्यसभा में इलेक्शन किस प्रोसेस से होता है। राज्यसभा को हम कई बार कहते हैं इट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में दो हाउस दिखेंगे, लोकसभा फिर राज्यसभा, उसके ऊपर प्रेसिडेंट। अब नोटिस करो, लोकसभा में तो हम खुद जाके इलेक्शन में वोट करके आते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए हम इलेक्ट नहीं करते हैं। राज्यसभा आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि आपको। तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहां जो आपने एमएलएस को इलेक्ट कर रखा है, वो एमएलएस एक्चुअल में इलेक्ट करते हैं राज्यसभा में कौन जाएगा। यानी ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब इस राज्यसभा को कई बार काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें स्टेट्स भी आ गए और वो यूनियन टेरिटोरीज भी आ गए जहां पर स्टेट असेंबली है। जैसे दिल्ली के अंदर आपको स्टेट असेंबली मिलेगी, फिर आपको पुदुचेरी के अंदर स्टेट असेंबली मिलेगी। तो ये लोग भी यहां पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इस राज्यसभा को हेड करते हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आज के टाइम पर जगदीप धनखड़ जी हैं। अब अगर ठीक से देखते हो, जैसे लोकसभा है वैसे ही राज्यसभा है, लेकिन राज्यसभा में टोटल सीट्स हैं कितनी? तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखते हो तो वो 250 लिखी गई है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 80 एंड शेड्यूल 4। तो 250 सीट्स मैक्सिमम हो सकती है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जो 238 सीट्स हैं वो एक्चुअली स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी में बटेगी, और जो 12 सीट्स बची उन पर प्रेसिडेंट खुद कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये कौन लोग होंगे? ये ऐसे लोग जिनका एक्सपीरियंस है इन साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ऐसे क्षेत्रों में। तो कई बार आप देखते हो सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तो वो ऐसे नॉमिनेट होकर। अब ये तो ऑफिशियली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लिखा है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उस एक्ट में लिखा है कि प्रेजेंटली कितने लोग राज्यसभा में होंगे। ये तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन आज के टाइम पर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं टोटल 245 सीट्स। इन 245 में 229 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 4 सीट्स हैं वो यूनियन टेरिटोरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी बचे 12 तो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर ही रहे हैं, नो चेंज इन दैट। अब ये जो भी सीट्स फिलअप होते हैं, जो भी लोग राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, उनका जो टेन्योर है वो टोटल 6 साल का होता है। और वही लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 साल का। मोदी जी 5 साल के लिए होते हैं, और ये 6 साल। तो 6 साल होने के बाद आप नोटिस करो, ऐसा नहीं कि 6 साल बाद वो लोकसभा की तरह खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से इलेक्शन हो गए। ऐसा राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, और टोटल जितने मेंबर्स हैं उनके 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं, और उनकी जगह न्यू मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। तो इसका मतलब 1/3 1/3 1/3 ऐसे 2-2 साल में होगा। तो आप नोटिस करो, राज्यसभा कभी डिसॉल्व होगी ही नहीं। इसीलिए राज्यसभा को हम एक परमानेंट हाउस ऐसा नाम देते हैं। अब इस राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है वो समझते हैं। मैंने कहा आपके यहां जो स्टेट असेंबली है, वहां के जो एमएलएज हैं, वो लोग इलेक्ट करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स। तो मान लेते हैं आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में स्टेट असेंबली है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट काउंसिल भी तो होता है। तो हम काउंसिल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें भी जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, हो सकता है उस असेंबली में कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज फ्रॉम यूटी एंड स्टेट विल वोट। अब ये लोग वोट करेंगे, लेकिन यहां इलेक्शन आपके लोकसभा वाले इलेक्शन की तरह नहीं है। लोकसभा का इलेक्शन कैसा चलता है? मान लो 1 2 3 4 ऐसे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, इसको मिले 30 वोट्स, इसे मिले 20, इसे मिले 40, इसे मिले 10। आप देखो, कोई फिक्स कोटा नहीं कि आपको कितने वोट्स मिलने पे आप जीतोगे, कुछ नहीं है। आपको बस बाकी लोगों से ज्यादा वोट लाने हैं। तो इस पर्सन को 40 वोट है और वो बाकियों से ज्यादा है, इसलिए ये जीत गया। हो सकता है सबको 10 10 5 4 ऐसे मिलते और किसी को 11 मिल गए। तो इस केस में जस्ट बिकॉज इसके पास एक नंबर ज्यादा है वो जीत जाता है। ये तो लोकसभा में हुआ, इसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। लेकिन राज्यसभा के केस में हम ये सिस्टम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें पहले तो राज्यसभा के अंदर किस स्टेट से कितने लोग, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, ये उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यूपी की सीट्स भी ज्यादा होगी। कितनी है यूपी की? टोटल 31 सीट्स।
और वही गोवा जैसा छोटा स्टेट, इस स्टेट की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो गोवा की सिर्फ और सिर्फ एक सीट आपको दिखेगी। तो ये पॉपुलेशन वाइज हुआ। दूसरा, जब वोटिंग भी हो रही है उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को थोड़े ज्यादा वोट मिल गए तो वो जीत गया, ऐसा नहीं होगा। यहां पर एक कोटा फिक्स होगा। हो सकता है कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 में से 2 जीत गए, ये भी हो सकता है। अब ये काम कैसे करता है वो आपको समझना है। यहां पर जो वोट कोई भी मेंबर कर रहा है, मान लो हमारे यहां के एमएलए मिलके वोट कर रहे हैं, तो वो एक पर्सन को वोट नहीं करेंगे, उन्हें एक बैलेट पेपर मिलेगा। उस बैलेट पेपर में मान लो अभी 3 लोग खड़े हैं, तो इन 3 लोगों को जो वोट करोगे आप, वो प्रेफरेंस के तौर पर करोगे। आप किसी एक पर्सन को वोट नहीं करने वाले, आप तीनों को वोट करोगे। आप एक ऑर्डर बताओगे, मान लो मैंने इस थर्ड पर्सन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ये फर्स्ट वाले के लिए सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड वाले के लिए थर्ड, तो मेरा पहला वोट इसके लिए है। अगर मान लो ये पर्सन नहीं जीत रहा है, इसके पास उतना कोटा बना ही नहीं जितने वोट इसे मिलने चाहिए, तो इसका वोट खत्म हो जाएगा और मेरा जो प्रेफरेंस है वो इस सेकंड वाले को चला जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स यहां एक साथ लड़े और वोट सिर्फ और सिर्फ वो बंदा लेके नहीं जाएगा जिसको सिर्फ मार्जिनली वोट ज्यादा मिले। अब इसमें देखो, पहले तो कोटा फिक्स किया जाता है। कोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल जितने भी वोट्स पड़ने हैं, वैलिड वोट्स उन्हें हम कहते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ सीट्स जितने हमें फिल करने हैं राज्यसभा में, +1 एंड यहां टोटल +1। ये फॉर्मूला है जिससे कोटा पता चलेगा। मान लो कोटा है 50 वोट का, तो जिसको 50 वोट मिल गए वो मान लिया जाएगा कि वो तो जीत गया। 5 लोग खड़े हुए, उसमें से एक को 50 वोट मिल चुके हैं, वो जीत गया। अब उसको हटा देंगे हम लिस्ट से। अब इन चारों में देखेंगे और कोई जीतेगा क्या। तो इस तरीके से ये कोटा सिस्टम यहां पर लागू होने वाली है और इसी को हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल क्यों? क्योंकि आपने प्रेफरेंस दिया है, आपका कैंडिडेट हट गया, आपका वोट ट्रांसफर होकर दूसरे को चला जाता है, इसलिए ये एक ट्रांसफरेबल वोट है। अब इसमें जो बैलेट पेपर हम यूज कर रहे हैं, अभी तो हम ईवीएम यूज करते हैं, आपको पता है हमारे इलेक्शन में, लेकिन ये बैलेट पेपर हम यूज कर रहे हैं यहां पर। और बैलेट पेपर में जो भी लिखा है उस एमएलए को अपने पार्टी के फिक्स किए गए एक मेंबर को ये बैलेट पेपर दिखाना भी पड़ता है। देखो, हो सकता है ना कि आप किसी पार्टी को, आप कांग्रेस को बिलोंग करते हो और जब इलेक्शंस हो रहे थे तब आपने बीजेपी वाले को वोट कर दिया, तो पार्टी को तो ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप पार्टी के मेंबर हो तो पार्टी ने कही हुई बातों को आपको मानना पड़ता है। तो इस केस में कहा गया कि बैलेट पेपर रहेगा और वो भी ओपन बैलेट सिस्टम रहेगी, यानी आपको अपने पार्टी मेंबर को, सिर्फ एक मेंबर होता है, उसे शो करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको बताओगे, सबको नहीं बताना है। ये ऐसे तरीके की ओपन सिस्टम हमने रखी हुई है। और यहां पर जो भी वोट आप कर रहे हो उसके लिए एक स्पेशल इंक आपको यूज करनी है जो कि वायलेट इंक है। और प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर आपके पास नोटा का ऑप्शन नहीं होता। जैसे लोकसभा इलेक्शन में आप नोटा पे दबा के भी आ सकते हो बटन, यहां नहीं है। आपको किसी ना किसी को वोट करना ही करना है। और इवन अगर कोई एमएलए ऐसा है जो अभी अभी इलेक्ट होके आया है, उसने अभी तक वो ओथ भी नहीं ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस केस में भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि आपने ओथ नहीं ली तो आप लॉ नहीं बना सकते, लेकिन वोटिंग में तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम का हिस्सा निकलकर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत लोगों को लगता है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो राज्यसभा के इलेक्शन में अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसका आंसर है नो। एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा इलेक्शन में नहीं लागू होगा। रादर उन मेंबर्स को इतनी आजादी है, वो जिसको मर्जी चाहे उसे इलेक्ट कर सकते हैं। तो कांग्रेस वाला एक्चुअली बीजेपी वाले को वोट कर सकता है अगर वो चाहे तो, बस उसे इतना करना है, अपना वो बैलेट पेपर उसे अपने पार्टी के उस रिकॉग्नाइज्ड मेंबर को दिखाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो इवन इफ यू वोट, जैसे आज अभी के टाइम पर हिमाचल प्रदेश में हुआ, कुछ एमएलए ने ऐसी क्रॉस वोटिंग करी है, तो उस चीज के लिए वो पार्टी स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास जाके ये नहीं बोल सकती कि नहीं, इन्हें हटा दो, डिस्क्वालीफाई कर दो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये अलाउड नहीं है। फिर आप कहोगे सर हिमाचल में तो हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा है, वो कैसे हुआ? वहां पे इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने इस इलेक्शन में वोट करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया है। इससे पहले जब बजट सेशन हो रहा था,
वहां पर एक कट मोशन और एक फाइनेंस बिल पर वोटिंग होनी थी। तो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने उसमें वोटिंग से एब्सटेन किया था, वोट नहीं किया था। और उसी टाइम पर कांग्रेस की एक विप जारी हुई थी कि आपको वोट करना है। तो क्योंकि विप जब जारी होती है और विप की बात नहीं मानी जाती, उस केस में पार्टी चाहे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली चेयरमैन या स्पीकर के पास दे सकती है। तो यहां हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली इसका यूज हुआ है, ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर राज्यसभा इलेक्शन। So this is how Rajya Sabha elections are conducted. Thank you so much for watching this video.